हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5 स्टार के नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यूरिडिक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले देखेंगे ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग, फिर देखेंगे इसके टाइप्स, जिसमें हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे फिर इसके कुछ केस लॉज के। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। तो इट रिफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ अ कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड अ पर्टिकुलर केस। मतलब किसी भी कोर्ट को केस सुनकर उस पर डिसीजन देने की लीगल अथॉरिटी को ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। तो ये कितने तरह के होते हैं? तो ये होता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन एंड स्पेशल लीव पिटीशन एंड पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की। बात करता है कोर्ट के जियोग्राफिकल एरिया की। मतलब कि अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है किसी एक एरिया में, तो वो उसी एरिया के कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा जहां पे क्राइम कमिट हुआ हो और जहां पे इसका इम्पैक्ट पड़ा हो। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई क्राइम कमिट होता है तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ही देखा जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर कोई बंदा रहने वाला हो राजस्थान का और उसने कोई क्राइम कर दिया दिल्ली में, तो वो क्राइम जो हुआ है दिल्ली में, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। वो एरिया पे डिपेंड करता है, ज्योग्राफिकल एरिया पे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन की। तो ये बात करता है कि सब्जेक्ट मैटर मतलब कि सब्जेक्ट मैटर करता है फॉर एग्जाम्पल कि हर वो केसेस जो होता है वो हर कोर्ट नहीं देख सकता। मतलब कि जो सिविल नेचर का केस है वो क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा नहीं देखा जा सकता, और जो क्रिमिनल नेचर का कोर्ट है वो सिविल कोर्ट के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो उनका ज्यूरिडिक्शन होता है और सिर्फ कोर्ट के पास पावर होता है उन्हीं केसेस को सुन के उन्हीं कोर्ट के द्वारा अपना डिसीजन दे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो बात करता है सिर्फ सिविल नेचर के केसेस की, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस हो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट का केस हो, जितने भी तरह के सिविल नेचर के केसेस होते हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट के द्वारा सुना जाता है। फिर होता है सेशन कोर्ट, जो सीरियस ऑफेंसेस है, जो क्रिमिनल नेचर के केसेस होते हैं वो सब सेशन कोर्ट के द्वारा सुना जाता है। जैसे मर्डर, डकैती, रेप, ये सब सीरियस ऑफेंस के केसेस सिर्फ सेशन कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। फिर बात करते हैं ट्रिब्यूनल करता है बेसिकली ट्रिब्यूनल्स कोर्ट। जैसे कि बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसे टैक्स ट्रिब्यूनल, सर्विस ट्रिब्यूनल्स, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स एंड जो भी बहुत तरह के ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के डिस्प्यूट्स को देखती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ट्रांसफर से रिलेटेड हो, प्रमोशन से हो, इन सब से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के द्वारा देखा जाता है। और फैमिली कोर्ट की बात करें तो मैट्रिमोनियल केसेस, सक्सेशन केसेस, कस्टडी क्लेम केसेस एंड मेंटेनेंस, ये सब से रिलेटेड घरेलू मैटर से रिलेटेड जो केसेस होंगे फैमिली कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। तो अब बात करते हैं 121 में, जो बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, जिसका मतलब फर्स्ट हियरिंग अथॉरिटी, जिसमें कि कोर्ट अपनी लीगल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है किसी भी केस को पहली बार सुनने के लिए। तो ये बात करता है कोर्ट एक्सरसाइज लीगल अथॉरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हियरिंग ऑफ केसेस। अब बात करते हैं कि क्या कोई भी केस जो होता है वो लोअर कोर्ट से होते हुए अपर कोर्ट में जाता है? तो बोलता है नहीं। मतलब इन डिफरेंट केसेस डिफरेंट कोर्ट विल हैव द पावर ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग कोर्ट के पास अलग पावर है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की 131 में, जो बात करता है कि सेंटर स्टेट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो यहाँ देखे जाते हैं। मतलब सेंटर वर्सेस स्टेट, अगर सेंटर और किसी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो तब। फिर बात करता है स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट और किसी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो तब। या फिर स्टेट वर्सेस सेंटर प्लस स्टेट, मतलब किसी सेंटर और स्टेट एक साथ और किसी स्टेट के साथ अलग स्टेट के साथ डिस्प्यूट हो, तो वो ये सब मैटर यहाँ पे देखा जाता है। फिर बात करता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात हो तब, जिसमें की बात करता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट हो। फिर बात करते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट होते हैं प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, वो सब यहाँ देखे जाते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। फिर बात करता है इट मस्ट हैव टू बी अ लीगल राइट नॉट अ पॉलिटिकल राइट। मतलब कि ये जितने भी होते हैं वो सब लीगल राइट होना चाहिए, कहीं ना कहीं लीगल राइट अफेक्ट होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल राइट। इन सब के अलावा फंडामेंटल राइट वायलेशन के केसेस को सुनने के लिए आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है। तो इन सब केसेस जो होते हैं इनसे रिलेटेड, उनको सुनने के लिए और उन पे अपने लीगल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट ज्यूरिडिक्शन दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है इन मैटर्स को सुनने के लिए। तो अब मेरा एक सवाल है
कि क्या आर्टिकल 262 में जो इंटर स्टेट वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट पे बात करता है, क्या उसे भी सुना जा सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में? तो उसका जवाब है डायरेक्टली तो नहीं सुना जा सकता, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस सिर्फ यह है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, मतलब कि अगर एक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर को कंप्लायंस नहीं किया गया तब ही सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं सुन सकता। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, इसके द्वारा ही पार्लियामेंट एक ट्रिब्यूनल बनाएगा जो ट्रिब्यूनल जो है इनसे रिलेटेड मैटर को डील करेगा। और ऑर्डर पास बट नॉट कंप्लायंस देन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उन ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर को पास किया गया और उस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया गया तभी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट नहीं जा सकते, जब तक कि अगर ऑर्डर का उल्लंघन ना हो तभी हम जाएंगे सिर्फ। तो अब बात करते हैं व्हेन डज द हाई कोर्ट हैव पावर टू एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब हाई कोर्ट कब अपना ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का एक्सरसाइज करता है। तो इन मैटर्स में करता है, पहला एमपी एमएलए के इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हाई कोर्ट में देखा जाता है डायरेक्टली। और आर्टिकल 226 के तहत जो फंडामेंटल राइट वायलेशन का केसेस होता है वो सीधा हाई कोर्ट में जाता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ जब 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं फंडामेंटल राइट वायलेशन के केसेस में, तो वहां पर हाई कोर्ट अपना रिट ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज करेगा 226 के मैटर में। फिर बात करते हैं हम इसकी पूरे टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे टॉपिक से, जो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लास्ट स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम एंड मेघालय। तो अब डील करते हैं हम इन 4 इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो अब बात करते हैं हम काफी इंपॉर्टेंट केस लॉ की, जो है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में हुआ यह था कि एक कंपनी है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी, जिसका मेजर शेयर जो था वो गवर्नमेंट के पास था, बट टेक्निकली रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी अंडर कंपनी एक्ट, जो कि कंपनी एक्ट के अंदर एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड था। तो बात करता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इंडियन रेलवे से और कुछ ही दिनों बाद कहा कि इंडियन रेलवे जो है अपने परफॉर्मेंस को मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को। तो वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट ऑन इंटरेस्ट, जो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करवाता है स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिस इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा क्योंकि यह कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है तो आप सिविल कोर्ट में जाओ ना, आप आर्टिकल 131 में कभी भी नहीं आ सकते हो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही, जब तक कि कोई मैटर स्टेट और यूनियन से रिलेटेड ना हो। मतलब सिर्फ इसमें स्टेट और यूनियन के ही केसेस को डील किए जाते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स कभी नहीं जा सकते। मतलब स्टेट और यूनियन के बीच में होता है जो डिस्प्यूट, उसको एंटरटेन किया जाता है। और बोलता है कि दिस इज अ प्राइवेट कंपनी नॉट अ स्टेट और यूनियन, मतलब कि एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। इसलिए although कि दिस इज अ प्राइवेट लीगल एंटिटी इवन इफ द गवर्नमेंट ऑन, मतलब कि कुछ शेयर उसके गवर्नमेंट के पास था जैसे मेजर शेयर, बट इट कैन नॉट इन्वोक आर्टिकल 131। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 131 में नहीं आ सकता, ये मेंटेनेबल नहीं होगा क्योंकि 131 में हमेशा ही सिर्फ यूनियन स्टेट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसे देखा जाता है। इन सारे छोटे मोटे डिस्प्यूट के लिए, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट के लिए आप सिविल कोर्ट जाओ। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे एंटरटेन नहीं किया। तो अब देखते हैं हम दूसरे केस लॉ। तो अब बात करते हैं सेकंड केस लॉ की, जो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977। तो 1977 में हुआ यह था कि आफ्टर इमरजेंसी जनता पार्टी कम इन गवर्नमेंट, मतलब जनता पार्टी सरकार में आती है और उन्होंने यह कहा कि हम उन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को रिमूव करेंगे जो कि कांग्रेस के अंदर अभी भी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ही मिसयूज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। तो ये कहते हुए एक थ्रेट इम्पोज किया उनके ऊपर कि हम आर्टिकल 356 लगा देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे स्टेट में। तो हुआ यह कि उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ राजस्थान में, ये कहते हुए कि दिस इज अगेंस्ट द फेडरल फैब्रिक, मतलब कि ये फेडरल फैब्रिक के अगेंस्ट है, कुछ भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। हमने मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ध्यान रखा था और हम लोगों ने अच्छे से काम किया। फिर भी उनके ऊपर तो डर था कि उनको हटा दिया जाएगा, इमरजेंसी लगा दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 356। तो यहाँ पे 2 इश्यूज निकल के आते हैं। पहला, वेदर स्टेट गवर्नमेंट गो बिफोर सुप्रीम कोर्ट व्हेन सेंटर थिंक अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल, क्या स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है जब उन्हें ऐसा लगे कि सेंटर
स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहती है, क्या तब जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास? और दूसरा, वेदर 131 इन्वोक फॉर चैलेंज सच पॉलिटिकल डिसीजंस, मतलब क्या 134 इन्वोक किया जा सकता है ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन को चैलेंज करने के लिए? तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज टोटली प्योरली पॉलिटिकल मैटर्स, मतलब ये एक पॉलिटिकल मैटर है जिसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इट इज एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कि टोटल एग्जीक्यूटिव पावर है और डिसीजन बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, जो कि प्रेसिडेंट के सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, जिसे कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और कहा गया कि विदाउट एक्चुअल एक्शन इट इज अ हाइपोथेटिकल डिस्प्यूट, मतलब बिना एक्चुअल कोई भी एक्शन के ये हाइपोथेटिकल डिस्प्यूट माना जाएगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सिर्फ धमकी दी है, लगाई तो नहीं है ना ही किसी का लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? जिसमें बोला गया कि आर्टिकल 131 कैन इन्वोक व्हेन स्टेट्स लीगल राइट रियल इन डेंजर, मतलब कि आर्टिकल 131 को तब ही इन्वोक किया जा सकता है जबकि स्टेट की लीगल राइट सच में डेंजर में हो, अदरवाइज ऐसे नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो फेडरल होता है, फेडरल डिस्प्यूट्स, उन्हें तो इंटरटेन किया ही जाएगा, लेकिन जो कोई भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब कि कोई असहमति सरकार के बीच, उन सब मैटर्स को लेके आप कभी भी नहीं आ सकते हो। मतलब कि जो फेडरल डिस्प्यूट होता है उसे लेके आ सकते हो, बट नॉट इन एवरी डिसएग्रीमेंट्स। तो फुल मिलाकर ये क्रक्स रहा कहानी का कि आर्टिकल 131 को हम इन्वोक तभी कर सकते हैं जब स्टेट का लीगल राइट सच में डेंजर में हो और किसी का लीगल राइट सच में वायलेट हो रहा हो, सिर्फ स्टेट का, तभी। तो अब मैं करते हैं तीसरे केस की बात। तो अभी तक हम लोगों ने केसेस देखा यूनियन वर्सेस स्टेट के बीच का, तो अब हम देखने जा रहे हैं स्टेट वर्सेस स्टेट, जैसे स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय एंड सिक्किम। तो इस केस में हुआ यह था कि स्टेट ऑफ मेघालय और सिक्किम ने लॉटरी टिकट बेच रहे थे कर्नाटका को, जो कि कर्नाटका ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था अपने स्टेट में और उनके पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था और वो इलीगली वहां पर बेच रहे थे। तो इसलिए कर्नाटका ने कंप्लेन किया और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 131, जिसमें दो इश्यूज आए इसमें। पहला, क्या ये मेंटेनेबल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, और दूसरा कि इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व था, मतलब एक प्राइवेट एजेंट था तो वो भी बेच रहा था, तो क्या उसे भी सुना जाना चाहिए? तो इसका आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कभी भी इंटरटेन नहीं किया जा सकता बिकॉज उनके पास लोकस स्टैंडाई नहीं है इन दिस इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, मतलब इस टाइप के इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें लोकस स्टैंडाई नहीं है और प्राइवेट एजेंट्स को कभी नहीं सुना जा सकता, इसमें सिर्फ स्टेट और यूनियन का सुना जाता है। तो इसे सबसे पहले रिमूव किया जाए, एजेंट रिमूव हो गए वहां से। ओनली स्टेट कैन फाइट नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सिर्फ स्टेट कर सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं। फिर बात करते हैं मेंटेनेबल है या नहीं, तो इसमें बताया कि बिल्कुल मेंटेनेबल है और ये बहुत ही प्रॉपर और फिट है इस केस को सुना जा सके, क्योंकि इट इज अ रियल लीगल इशू बिटवीन स्टेट। सो सुनना इसे बहुत ही कंपलसरी रखा गया, जिसमें कि बोला अभी तक नो फाइनल डिसीजन ऑन लॉटरी बैन येट, फुल ट्रायल नीडेड लेटर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये कर्नाटका का जो क्लेम है वो बिल्कुल वैलिड है और वो फिट है प्रॉपर हेयरिंग के लिए, तो उसे बिल्कुल सुना जाए और इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन मेरिट, जो कि मैटर के अनुसार उससे बाद में सुना जाएगा और उस पर जजमेंट आएगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने अभी तक 3 केसेस देखा, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ राजस्थान और स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, कब वो मेंटेनेबल होगा और कब वो मेंटेनेबल नहीं होगा, किस किस केसेस में सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, किस केसेस में नहीं सुन सकता है। तो इसी तरह हम लोगों ने पढ़ा ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को बहुत ही डिटेल में समझा, फिर उसके 3 केस लॉस को समझा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।